प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो लीजिए, आज का जो कंटेंट है वो हमारा जो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन वाला जो कंटेंट चल रहा था, और ये सारा का सारा कंटेंट आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का कंटेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स या जो साथी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये आज का जो कंटेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज का जो कंटेंट लिया है, क्योंकि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि अपने लिए कौन सा कंटेंट और कितना कितना ज़रूरी है। वो कंटेंट ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज का कंटेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है आपको, लेकिन आपको इसके अंदर कितना कितना स्टडी करना और क्या क्या ज़रूरी टॉपिक्स अपने को लेने हैं और उस टॉपिक्स में से भी क्या क्या बातें याद रखनी है, वो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप आज के इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप समझें, क्योंकि आपके लिए ये जो है वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके अंदर इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनती है। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का पार्ट। लेकिन इसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर भी करें, और साथ ही CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। साथ ही टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि जो भी अपना अपडेट्स है वो आपको मिलता रहे। इसके अंदर आज का जो मेन पार्ट है वो है समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन, यानी कि इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स। हमें खास तौर से इक्वल इंटरवल्स की बात करनी है। तो आप यहाँ देखें, इसके अंदर मैंने इस चीज़ को समझने के लिए कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन दोनों क्या बला है, क्या चीज़ है, वो हमें पता चल जाए। हमारे पास यहाँ क्या है कि देखिए, ये कह रहा है कि फलन f के आंकड़े इस प्रकार गिवन है, जैसे मान लो कि x और fx, जब a इक्वल टू 0 है तो f है 5 है, जब a प्लस h 5 है तो a प्लस h 30 है, a प्लस 2h 10 है तो f a प्लस 2h 105, और a प्लस 3h 15 है तो f a प्लस 3h 230 है। ये जो आंकड़े दे रखे हैं, अब हमारे सारे सवाल जो होंगे वो इस तरीके के होंगे। हालांकि हमें सवाल नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल अपने को नहीं करने हैं, हमें केवल जो मेन पार्ट है वो लेने हैं। अब ये कह रहा कि इन आंकड़ों के बेस पर ये कह रहा कि चर x के 10 और 15 के मध्य, जैसे ये 10 और 15, ठीक है, x के मान 0, 5, 10, 15 है, तो 10 और 15 के जो मान दे रखे हैं, 10 का दे रखा है fx 105, 15 का दे रखा है 230। तो ये कह रहा है कि इसके बीच के किसी मान, जैसे मान लो 10 और 15 के बीच है, कोई 15 की जगह जैसे 12 ले लिया, 11, 12, 13, 14, कुछ भी 12.5 हो सकता है इन दोनों के बीच में, तो 12 के संगत f12 का मान ज्ञात करना कहलाता है इंटरपोलेशन। 10 और 15 को छोड़ करके बीच का जो कोई एलिमेंट है, x का कोई चर है, उस पर आपको जो fx का मान निकालना होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है अंतर्वेशन। ठीक है, यानी कि गिवन स्वतंत्र चरों के मध्यवर्ती मानों, यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए फलन के संगत मानों का आकलन करना अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन कहलाता है। ये आपका हुआ इंटरपोलेशन, सीधी सीधी बात। तो फिर एक्स्ट्रापोलेशन में क्या होता है? देखिए, चर x के गिवन मानों की जो रेंज होती है, उस रेंज से बाहरी x के मानों के संगत fx के जो मान होते हैं वो ज्ञात करना होता है, तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेशन। ये आपके एक्स्ट्रापोलेशन वाली बात है और कुछ भी नहीं है। जैसे भी पिछले एग्जाम्पल के अंदर अपन ने 0, 5, 10, 15 पर जो वैल्यू निकाली थी fx की 5, 30, 105, 230, तो आप देखिए इसकी रेंज x की जो है वो 0 से 15 तक है। अगर वो पूछे कि x इक्वल टू 0.5, यानी 0 से इसमें माइनस कर दें आप, है ना, ये जो आएगा, क्योंकि 0.5 तो इसके अंदर आ रहा है, हमें माइनस 0.5 करें, तो आप देखो कि ये माइनस 0.5 की अगर वैल्यू निकाली जाए, है ना, तो इसके संगत आपके f माइनस 0.5 की वैल्यू ज्ञात करना, और या फिर x इक्वल टू 20, जो इस रेंज में नहीं है, 15 से बाहर है, तो 20 के संगत f20 की वैल्यू ज्ञात करना एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है,
मतलब इस रेंज से अगर बाहर कि x के किसी मान के लिए अगर हमें fx फाइंड करना होता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रापोलेशन। मैं सोचता हूँ आपको इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि अंतर्वेशन और बहिर्वेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। आ गया ना? आगे बढ़े। नाइस। अब जो इसके लिए इंटरपोलेशन के लिए ज़रूरी बातें क्या है, देखिए हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन जो बेसिक बात जो होती है उसकी अपन ध्यान नहीं रखते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो सवाल की तरफ आपको इतना फोकस नहीं करना है। इंटरपोलेशन के लिए ज़रूरी बातें क्या वो देख लो आप। पहला है फलन के मान वर्धमान या ह्रासमान क्रम में होने चाहिए। मतलब आंकड़े जो है वो कंटिन्यूस वक्र के रूप में निरूपित किए जा सकें ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर कहीं वार्षिक, ये इसकी लिमिटेशंस है, मान्यताएं कहो या लिमिटेशंस कहो, वार्षिक जनसंख्या आकलन में यदि किसी वर्ष में युद्ध हुआ, अकाल हुआ, बाढ़ हुआ, बीमारी फैल जाए, जैसे अभी कोविड हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपके अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन का जो प्रोसेस है वो हम काम में नहीं ले पाते हैं। ये इसकी एक तरह से सीमाएं हैं, है ना। तो ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि फलन के मान वर्धमान या ह्रासमान होना जरूरी है, आंकड़े संतत होने चाहिए, इसकी मान्यताएं हैं। अब देखिए अगला टॉपिक आ रहा है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स, जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स यानी कि अंतर्वेशी बहुपद। अंतर्वेशी क्योंकि ये डायरेक्ट टॉपिक है और इस पर डेफिनेशनल या इससे जुड़ी किसी मेन थीम पर, मेन बात पर क्वेश्चन बनता है। तो मैंने इसको पूरा डेफिनेशन इस तरीके से सेट की है ताकि इसमें से वो जो क्वेश्चन बनाता है आप आराम से उसको समझ सकें और आंसर सही कर सकें। ये कह रहा है कि पी एक्स, सबसे पहली बात x का बहुपद हो, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है, पी एक्स का मान संपाती हो, कोइंसाइड हो, मैच करे किसके, नंबर 1 इसके किसी कोटि के अवकलज के, यानी इसका कोई सा भी पहला अवकलज हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, किसी भी कोटि के अवकलज के संपाती हो, x के किसी एक या अधिक मान पर fx के, मतलब x का कोई भी अगर मान रखा जाए, ठीक है, तो उसके फलन fx के भी संपाती हो, कोइंसाइड हो, या फिर सेम कोटि के डेरिवेटिव्स के, है ना, अवकलजों के। अगर ये 3 बातें किसी बहुपद के लिए लागू होती है तो पक्की बात वो हमारा जो बहुपद px है वो अंतर्वेशी बहुपद या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। आपको केवल इस डेफिनेशन को ही ठीक से समझ के याद रखना है, सवाल की तरफ आपको नहीं जाना है। अगला जो पार्ट है आपके डायरेक्ट सिलेबस में है न्यूटन्स ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, है ना। एक तो फॉरवर्ड होगा, दूसरा बैकवर्ड होगा। तो फॉर्मूले को देख करके डरने की जरूरत नहीं है। पी एन ए प्लस, देखो पी एन है ना, बहुपद की बात कर रहे हैं, पी एन ए प्लस एच एम इक्वल टू एफ ए प्लस फॉरवर्ड एफ ए प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए, मतलब सेकेंड वाला फॉरवर्ड क्यूब एफ है, इस तरीके से फॉरवर्ड एन एफ ए बन जाएगा। फिर m1 अपॉन फैक्टोरियल 1, m2 अपॉन फैक्टोरियल 2, m3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से ये चलता रहता है। कहीं आपको इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम ये mn अपॉन फैक्टोरियल n कर दिया है। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स के लिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होगा, कौन सा, न्यूटन ग्रिगोरी। और इसके अंदर m क्या है, x माइनस ए अपॉन एच। अगर इसी का स्पेशल फॉर्म लिया जाए, जैसे सेकेंड वाला, कि अगर इसके अंदर h आपके पास 1 हो और a आपका 0 हो, यानी ये जो कंडीशन बनती है 1 और 0 की, आपके मैक्सिमम कंडीशन में 1 और 0 ही होगा। तो इस केस में आपका न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इक्वल टू m बन जाएगा इससे, और x की जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, n हो। और उस केस में आपका पॉलिनोमियल जो बहुपद होगा, मतलब इंटरपोलेशन होगा, पी एन एक्स एन इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स सी 1 प्लस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन f0 xc2, फिर फॉरवर्ड ऑपरेशन का सेकेंड डेरिवेटिव्स एक तरह से,
है ना, F0, ये जो है सेम इसी के अंदर वैल्यू पुट करने पर आपका ये बन जाएगा न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला का दूसरा रूप। और ज़्यादातर आपके ये सेकंड वाला रूप ही काम आता है। देखिए आपको इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है, फिर पूछा गया कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले जो है ये नाम तो बार बार रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपके चेंज आता रहेगा। ध्यान देना, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन की जगह आपके बदलता रहेगा। क्या पता अगले फॉरवर्ड के अंदर ये वाला पूछ लेना, उसमें ऑप्शन में फॉरवर्ड भी हो, बैकवर्ड भी हो, लंगराज भी हो, इस तरीके से आगे और भी जो नाम आ रहे हैं। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। और इसके बाद में इसके अंदर जो मुख्य बात है वो है कि ये काम कब आता है फॉरवर्ड, ये सारणी के प्रारंभिक मानों के समीप के अंतर्वेशन में काम आता है। जो प्रारंभिक मान जैसे 1951, 1961, 1971, 1981 इस तरीके से हैं, तो 1951 से स्टार्ट होकर के अगर मान लो 2001 तक के आंकड़े अगर दे रखे हैं पॉपुलेशन के, तो उस केस में 1951 और 52 के बीच के शुरुआत के जो आपको एक्स के किसी मान के लिए आपको fx निकालना होता है, तब आपको न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन काम में लेना है। ठीक है ना, ये वाला मतलब नज़दीक के मानों के लिए। दूसरा जो है न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, यानी पश्च अंतर्वेशन। सीधी सीधी बात है, फर्क क्या है देख लो, पी एन एक्स इक्वल टू पी एन ए प्लस एन एच प्लस एम एच, यानी कि एफ ए प्लस एन एच, ये एफ ए की जगह ये रहेगा और ये एम एच से अपन विस्तार करेंगे, इस पूरे को अपन ए मानेंगे। तो देखिए एफ ए प्लस एफ ए प्लस एफ ए सब वही चल रहा है। फ़र्क क्या है, यहाँ एम बाकी वही बैकवर्ड एम इंटू एम प्लस 1/2 बैकवर्ड का स्क्वायर है ना इंटरपोलेशन, और m इंटू एम प्लस 1 एम प्लस 2/3। ध्यान रखना यहाँ माइनस मत कर देना, ये सारे प्लस में हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो आपके बन रहा है आगे से आगे चलता रहेगा, है ना, प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये आपके कहलाता है सारणी के चर के अंतिम मानों के समीप के अंतर्वेशन में ये काम आता है। यानी कि जैसे मैंने 1951 से लेकर के ठेठ जो 61 है ना, 1961, 1971, 1981 और 1991 भी अगर मान लिया जाए, ये आपके सीरीज है। तो इसके अंदर अगर इधर के नज़दीक के मान अगर निकालने हो तो एक्स्ट्रा इंटरपोलेशन, और अगर इधर से नज़दीक के अगर लास्ट से कहीं जैसे इन दोनों के बीच का या इन दोनों के बीच का, तो उस कंडीशन में अपन यूज़ करते हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन, यानी कि पश्च अंतर्वेशन। ये आपका इंट्रा और एक्स्ट्रा पोलेशन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बस खाली आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि इसको कब, एक तो फॉर्मूला याद रखना और एक किसको कब काम में लेना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पार्ट आ रहा है। देखिए हर बार चेंज हो रहा है, आपको बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा ठीक से कंपेयर करते 2-3 बार इसको समझ लें, इसको, उससे आपके क्लियर हो जाएगा। इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स, ठीक है, अनइक्वल इंटरवल्स की बात कर रहे हैं अपन, और उसमें आपका टॉपिक आता है डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि विभाजित अंतर। ये भी आपका डायरेक्ट टॉपिक है, आपको इसको याद रखना होगा। इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में टॉपिक दे रखा है डिवाइडेड डिफरेंस। चर x के मान x0, x1, x2, xn नॉट इक्विडिस्टेंस, मतलब ये सभी समान अंतराल में नहीं है, ठीक है ना, इनके बीच की गैप बराबर नहीं है। इनके संगत fx के मान fx0, fx1, fx2, fxn हो, तो fx का x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर जो होगा वो आपके fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1 होगा, और इसको हम लिखेंगे fx0 x1, या फिर हम डेल्टा या फॉरवर्ड ऑपरेटर x1 fx0। मतलब हमारे जो x0 और x1 थे,
तो इसको तो अपन ने f(x0) में लिखा और इसके नीचे x1 लिखा। ये सिंबल पेपर में देख करके डरने की जरूरत नहीं है। जबकि सिंबल x0 और x1 के साथ में ये नीचे लिखा हो तो आपको इसको क्या समझना है, डिवाइडेड डिफरेंस। क्योंकि वहाँ पर वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ये वाली बात दे देगा, क्वेश्चन में नोटेशन दे देगा ये खाली, और वो कहेगा कि इसको कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, डिवाइडेड डिफरेंस या विभाजित अंतर। फिर दूसरी बात करें, अगर इसके अंदर f(x1) 2 लिया जाए तो यहाँ 0 1 0 1, तो अब की बार 2 1 2 1 कर दिया, f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ जैसे x0 x1 था तो यहाँ x1 x2, तो जिस तरीके से f(x0) यहाँ बेटा था और x1 को नीचे लिखा, सेम वैसे ही इस डेल्टा के यानी फॉरवर्ड ऑर्डर के नीचे x2 को लिखा और ये f(x1) यहाँ आ जाएगा। ये आपका दूसरा विभाजित अंतर। तो ये इस तरीके के मतलब विभाजित अंतर, दूसरा नहीं इसी का लिया जाना, दूसरा भी अलग आया, दूसरे में यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 3 होंगे दूसरे के अंदर, ध्यान रखना, अभी लेता हूँ मैं। तो ये आपको प्रथम विभाजित अंतर को आप ऐसे f(x0 x1) लिखा हो तो इसको या तो ऐसे नोट करें या ऐसे नोट करें। अगर f(x1 x2) हो तो इसको इस तरीके से या फिर इस तरीके से नोट करें। ये कहलाता आपका प्रथम विभाजित अंतर, यानी डिवाइडेड डिफरेंस का प्रथम विभाजित अंतर। अब हम लेते हैं द्वितीय विभाजित अंतर। देखिए मैंने इसमें एक और डाल दिया सेवेसिस x2 x3 का, तो वो भी सेम हो जाएगा। तो ये यहाँ तक पूरा प्रथम विभाजित अंतर है, पहला वाला f के अंदर और ये इसके नीचे। अब अच्छा है, चलते अपन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि द्वितीय विभाजित अंतर। फलन f(x) के 3 चर x0 x1 x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर वो जो प्रश्न बनाएगा सीधी सीधी बात करेगा कि द्वितीय विभाजित अंतर के लिए कुल चरों की संख्या आवश्यक होती है, 1 2 3 4। तो ये 1 2 और 3, द्वितीय के लिए 3, प्रथम के लिए 2। अगर तृतीय विभाजित अंतर होगा तो हमें यहाँ पर चरों की संख्या एक ज़्यादा लेनी पड़ेगी, 0 1 2 3 बस। तो द्वितीय विभाजित अंतर का अपन देख ही लेते हैं। फलन f(x) के 3 चर x0 x1 x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। पहले अपन यहाँ पर फलन के अंदर केवल एक चर ही ले रहे थे, यहाँ f(x1 2) माइनस f(x0 1) अपॉन x2 माइनस x1, बस सॉरी 0, मतलब जो रिपीट हो रहा दोनों में वो नहीं होगा, x2 माइनस x0, यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x0, इसको हम छोड़ देंगे और ये कहलाएगा f(x0 x1 x2), ठीक है। तो सेम ऐसे ही f(x0) को तो ऐसे ही लिख दिया और x1 और x2 को कहाँ लिखा इसने, इस फॉरवर्ड जो आपका विभाजित अंतर है उसके नीचे x1 और x2 दोनों को लिखा, जबकि प्रथम विभाजित अंतर के अंदर अपन ने केवल x1 को ही लिखा था, ठीक है। अब एक बात और नहीं, देखो ये यहाँ से इसको विभाजित कर दिया है, ध्यान देना है ना, विभाजित अंतर है इसलिए इसको विभाजित कर दिया है, ध्यान रखना। ऐसे ही ये सिंबल आपको याद रखना होगा। विभाजित अंतर जो होता है ना, डिवाइडेड डिफरेंस, इसके कुछ गुण हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। इन्हीं गुणों में से प्रश्न बनेंगे, आपको बता रहा हूँ मैंने बिल्कुल सारगर्भित बात ली है, क्योंकि सिलेबस, अगर आपने ये सिलेबस को, इस टॉपिक को मैंने जो पिछले उसके अंदर बता रखा है लेक्चर के अंदर, तो इतना बड़ा पार्ट है, अगर आप वो सब अगर बुक को देख लेकर के बैठोगे तो आप पागल हो जाएंगे। आपको पूरी बुक को इस तरीके से देखना ही नहीं है, आपको केवल और केवल जो मैं बता रहा हूँ आपको इतना देखना है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए कुछ कर सकें बिना किसी बर्डन के। मैं नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम देने जाएँ उसके पहले कोई आपको बर्डन हो। पहला प्रगुण है विभाजित अंतर उनके चरों के सम्मित फलन होते हैं, ध्यान देना, अर्थात किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र है। चरों के क्रम का इसमें कोई महत्व नहीं है। इसको आपको अच्छी तरह समझ लें तो तुम बार पढ़ लेना वो क्या कहना चाह रहा है,
ताकि इसका वो जो क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये वाली बात आएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा है n घात वाले बहुपद के nवें विभाजित अंतर हमेशा हमेशा अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं n घात वाले बहुपद के n से अधिक क्रम के विभाजित अंतर सदैव 0 होंगे। अगर वो पूछा जाए कि n घात वाले बहुपद के n+1 क्रम के विभाजित अंतर होंगे, कितने होंगे? 0। मतलब n से अधिक होती है, n+1, n+2, n+3, वो सारे जो है विभाजित अंतर क्या हो जाएंगे? 0। ये तीनों के तीनों विभाजित अंतर के प्रगुण आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, इसके सवाल नहीं करने हैं, है ना। तो ये जो आप देख लो, इसके अंदर मैंने तीनों बातें बता दी है, इनमें से वो क्वेश्चन बना सकता है। विभाजित अंतर से संबंधित जो मैंने अभी तक प्रगुण बताए हैं, उन प्रगुण में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रगुण मैंने ये लिया है। और विभाजित अंतर का क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो वो इस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा, आपको इसको ठीक से समझना होगा। बहुत सिंपल और छोटा सा पार्ट है। ये कह रहा है कि nवां विभाजित अंतर जो होता है उसको हम n+1 क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, किसके रूप में? भागफल के रूप में, ठीक है। वहाँ वो प्रश्न बनाएगा कि nवां विभाजित अंतर n+1 क्रम की दो सारणिकें जो होती है उनको हम किस रूप में विभाजित कर सकते हैं? योगफल के रूप में, अंतर के रूप में, गुणनफल के रूप में और भागफल के रूप में। बिल्कुल सीधा सा सरफेस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। आपके पास जो ऑप्शन बनेंगे वो किस किस रूप में? योगफल के रूप में, अंतर के रूप में और गुणनफल के रूप में और भागफल के रूप में। तो चारों में से जो ऑप्शन है वो आपके कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन आपके सही होगा। सीधी सीधी बात। अब कैसे? जैसे fx0 x1 है तो अपन जानते हैं fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0 होता ही है। तो इसको लिखने का तरीका है fx1 fx0 1 1, ये सारणिक, भागफल x1 x0 1 1। देख लीजिए आप, अगर इसको आप हल करेंगे तो यही तो आएगा। तो भागफल के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आपको इसको याद रखना होगा। फिर यानी कि प्रथम विभाजित अंतर जो होगा वो द्वितीय क्रम की दो सारणिकों का भागफल बन जाएगा। अगर यहाँ द्वितीय विभाजित अंतर की बात करें तो यहाँ क्रम 2 की जगह, मतलब द्वितीय क्रम की जगह कौन सा क्रम हो जाएगा? तृतीय क्रम की दो सारणिकों का भागफल। मतलब nवां विभाजित अंतर अगर होगा तो n+1 क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। इस पेज को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, 2 बार 3 बार इसको देख लेना है। ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पेज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो या सेकंड ग्रेड का, दोनों के लिए, दोनों के सिलेबस में ये है। अच्छा, अंतर्वेशन यानी कि इंट्रापोलेशन जो है उसके लिए 2 मुख्य सूत्र आपको ध्यान में रखने होंगे। वो है न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र और दूसरा कौन सा है? लंगराज अंतर्वेशन सूत्र। ये दोनों ही इंटरपोलेशन में काम आते हैं, याद रखना है। अब काम कैसे आते हैं, आपको काम कैसे आते हैं नहीं लेना, काम में ले लेना है। खाली आपको ध्यान रखना है कि अंतर्वेशन के लिए न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र और लंगराज अंतर्वेशन सूत्र, और ये दोनों के दोनों असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र आ रहा है, दोनों ही। तो पहले असमान अंतराल के लिए अपन लेते हैं fx0 प्लस NH इक्वल टू fx0 प्लस NC1 विभाजित अंतर, है ना, fx0 फिर NC2 विभाजित अंतर fx0, इस तरीके से चलेगा। और दूसरा इसी का पार्ट है bfx इक्वल टू fx0, अपन जानते हैं ये, और fx0 की जगह x माइनस x0 लिखा, क्योंकि आपको पता होगा कि x इक्वल टू x0 प्लस NH होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा।
इससे इसको इसी का अलग फॉर्म में लिख दिया, जिसे मैंने कर रखा है x इक्वल टू x0 प्लस NH। तो ये आपके ध्यान रखने वाली बात है। इसके अंदर न्यूटन का तो फॉर्मूला हो गया विभजित अंतर का ये। फिर ऐसे ही लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। असमान अंतराल के लिए लैग्रांज इंटरपोलेशन यानी कि fx इक्वल टू, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आप सबको नहीं देखें, आप केवल पहले आप एक पार्ट को देख लें, x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn अपॉन, यहाँ जो किंग है वो आपके fx0 ध्यान रखना। तो देखिए x1 x2 xn सभी को ऊपर तो x में से माइनस किया है और नीचे इस x0 में से सबको माइनस किया है ना। x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x1, ये आपका पहला पद हुआ। दूसरा पद चलते हैं, यहाँ कौन है fx1, ध्यान देना। तो ऊपर सेम वही चीजें जैसे इसमें ऊपर x0 को माइनस नहीं कर रखा है x में से, क्योंकि x0 यहाँ है, बाकी सबको x में से माइनस कर रखा और x0 में से x1 x2 x3 ऐसे माइनस कर रखा है। जबकि यहाँ पर x1 है तो x0 का जो रोल ऊपर था इसमें, वहाँ x1 का रोल आ जाएगा। अब x0 में x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x1, और यहाँ x0 की जगह x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 इस तरीके से चल रहा है। सेम ऐसे ही fx3 करोगे तो यहाँ पर जो 0 का रोल था, यहाँ x0 की जगह x1 का रोल हो गया और यहाँ x2 का रोल हो जाएगा। ऐसे आप x2 फिर 3 ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ xn ले लिया तो अब इसके अंदर x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस xn माइनस 1, और यहाँ सब किस में से xn में से सबको माइनस कर रखा है। ये आपके असमान अंतराल के लिए लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैग्रांज अंतर्वेशन जो फॉर्मूला है ये विभाजित अंतर को यूज नहीं करता, विभाजित अंतर का यूज नहीं। जबकि न्यूटन सूत्र वही असमान अंतराल के लिए, दोनों ही असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र जो है वो विभाजित अंतराल का उपयोग करता है। आपको तो ये ध्यान रखना है। देखिए मैं बिल्कुल कंक्लूजन लेकर के आपके सामने लाया हूँ, आपको सवाल नहीं करने हैं। मैंने कहा ना आपको ये कंक्लूजन लेके आया हूँ, बस आपको ये देखिए विभाजित अंतराल का यूज़ कर रहा है। न्यूटन जो सूत्र है उसका नाम है न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, लेकिन लैग्रांज वाला जो है वो विभाजित अंतर का उपयोग नहीं करता है। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, लैग्रांज फॉर्मूला दो चरों x और y में एक रिलेशन है, वो तो सब में है। तो नई बात क्या है, जिसमें किसी को भी स्वतंत्र चर लिया जा सकता। सबसे खास बात x और y में से अक्सर अपन y को और x में से किसी एक को ही लिया करते हैं स्वतंत्र, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अपन जो कह रहा है किसी को भी अपन स्वतंत्र चर ले सकते हैं, ध्यान रखना। मतलब इसके अंदर अपन y को लेते थे और x के मान अपन रखा करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी को भी अपन स्वतंत्र चर ले सकते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हुआ। वैसे मैंने अभी तक कहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन विभाजित अंतराल के एक दो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो मैं लाया हूँ, मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए आप बराबर इसको देखें, क्योंकि जब तक आपकी तरफ से कुछ अगर नहीं लगेगा कि भाई हाँ कुछ ठीक लग रहा है, जो कंटेंट है हमारे लिए उपयोगी है, तब तक मैं आगे बढ़ूँ, मज़ा नहीं आता है ना। तो मुझे विश्वास है कि आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि इफ़ fx इक्वल टू 1/x देन शो देट। मैंने डायरेक्टली इसके मतलब प्रूव कर दिया है, मतलब क्योंकि छोटा सा है इसलिए। पहला क्वेश्चन है एफ ए बी, आपको दिख रहा है विभाजित अंतर है। तो ये देखिए आप b को तो यहाँ लिखते हैं और a को यहाँ लिखते हैं fa में, ये आपका विभाजित अंतर है। दो जन है इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, प्रथम विभाजित अंतर। तो b अपनी जगह और fa का मतलब 1/a हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार अपन एक बार और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो आपके
ये आने के बाद में फिर b लेंगे, तो b लेंगे तो ये 1/ab हो जाएगा। बस ये FAB की वैल्यू आपके 1/ab। आप देखिए कितना सिंपल है, और ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर करें तो इस तरीके के क्वेश्चन करें, आपको सब नहीं करने हैं। बी वाले में मैंने 3 चर ले रखे हैं। 3 चर का मतलब द्वितीय विभाजित अंतर, ध्यान रखना, द्वितीय विभाजित अंतर के अंदर 3 चर लेने पड़ते, मैंने आपको बताया था। तो ये इसलिए देखो विभाजित करके और स्क्वायर लगा रखा है। तब मैंने कहा था कि FA तो आ जाएगा यहाँ और ये BC यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके पहला अपन लेंगे तो 1/a बनेगा, ठीक है। इसमें ये FA 1/a हो गया। फिर अपन एक एक करके B और C का लेंगे तो सभी अपॉन में आ जाएंगे, तो ये आपके 1/BC हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया। आप कहें तो मैं इस दोनों को पूरा मेथड से बता देता हूँ, वैल्यू पुट करते हुए विभाजित अंतर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेता हूँ, फिर ये आंसर लाता हूँ मैं। ये देखिए प्रथम विभाजित अंतर की परिभाषा से अपन जानते हैं FAB इक्वल टू FB माइनस FA/B-A। तो ये FB और FA अपन ने 1/x, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला वो दे रखा था फलन fx इक्वल टू 1/x, ये गिवन था हमारे पास में। तो आप इसकी जगह 1/b 1/a लिख दें, नीचे b माइनस a एज इट इज। बस इसको सोल्व किया तो आपके -1/ab आ रहा है, ठीक है। सेकेंड हमारा लेते हैं द्वितीय विभाजित अंतर वाला, क्योंकि 3 चर थे। तो FBC माइनस FAB अपॉन C माइनस A। तो पहले अपन FBC और FAB की वैल्यू निकालेंगे, ये एज इट इज। तो ये 1/BC प्लस 1/AB हो जाएगा। फिर अपन वो विभाजित अंतर की जो हमारा सिंबल है, उस सिंबल को यूज़ करते हुए हम आंसर लाएंगे। तो देखिए ये 1/ABC आ रहा, क्योंकि ये 2 बार था, तो जो पीछे माइनस आया था वो माइनस का स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरीके से परा आपका जो ये आंसर है 1/ABC आ जाएगा। ये मैंने प्रथम और द्वितीय विभाजित अंतर के क्वेश्चन भी आपको बता दिए। देखिए आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल मैंने कंक्लूजन और जैसा मैंने ये यहाँ पर लिखा है सार गर्भित कंटेंट, बिल्कुल जितना चाहिए उतना, नो बकवास, उतना ही मैंने इस लेक्चर के अंदर लिया है। तो ये आज जो आपका लगभग आधे घंटे का जो लेक्चर है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, समझें, अपने साथियों को शेयर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको सारे अपडेट्स जो है वो टाइम टाइम पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ मैं, तब तक फिर से मिलेंगे अपन। थैंक्स।